ओके, ठीक है। तो आज हमारी क्लास शुरू हो गई है और आज हमारे यहाँ पे बैच नंबर 4 और बैच नंबर 5 के जो छात्र हैं, इनमें से जो बैच नंबर 4 है, बैच नंबर 4 की आज ये अंतिम क्लास है। यानी आज हमारे सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। संक्षेपण एक छोटा-सा टॉपिक हमारा रह गया है, बस 2-3 मिनट का है, बहुत सिंपल छोटा-सा। तो आज हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो बैच नंबर 4 है, उसकी आज के बाद क्लास नहीं चलेगी, यानी ये अंतिम क्लास है और अभी तक आपके जितने टॉपिक हुए हैं, लगभग आप सभी के एग्ज़ाम में जो आता है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? बैच नंबर 4 में। तो बैच नंबर 4 वाले छात्रों को मैं यही कहूँगी कि क्लास जब आज से ख़त्म हो गई है और उनकी अभी परीक्षा में समय है, तो कल से वो अपनी वर्णमाला से फिर से दोबारा अपनी क्लासेस को देखना शुरू करें। यानी ये जो समय है 3:30 बजे से 4:30 का, इस समय को आप हिंदी के लिए ही रखें और हमेशा हर दिन एक-एक करके सारी क्लासेस फिर से रिपीट देखें, ताकि आपने जो कुछ सीखा उसमें जो आप भूल गए हैं, वो फिर दोबारा से आपको याद आ सके और फिर जो डाउट आपके रह गए हैं, वो क्लियर हो सके। ठीक है? तो ये सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। तो और आज जैसे इसमें आपकी शब्दावली का थोड़ा-सा हिस्सा रह गया है, कुछ आपके पास आया, कुछ नहीं। तो अभी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा-सा ठीक हुआ है, तो मैं अभी आप लोगों की शब्दावली करवा रही हूँ। हर दिन एक-एक मैंने वीडियो बनाई है, तो हो सकता है आपके पास आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर आ जाएगी। अभी 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा, तो लाइव क्लास में आप देख सकते हैं या अपने शब्दावली बॉक्स में आके आप देख सकते हैं कि हमारी क्लासेस आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है? तो शब्दावली भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बैच नंबर 5 की बात करते हैं, तो अगर सही से देखा जाए तो बैच नंबर 5 भी ख़त्म हो गया है, अगर उन्होंने जिन छात्रों ने वर्णमाला की क्लास ली है। क्योंकि बैच नंबर 5 में मैंने जो क्लासेस हैं, उनको डबल करके दिया था। आपने 11 बजे वाले समय में वर्णमाला की क्लासेस ली थी, जो 11 बजे का समय था, वहाँ पे वर्णमाला की क्लासेस आपने ली थी। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मतलब उन क्लासेस को देख सकते हैं आपके पास। लेकिन बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने कहा था कि नहीं मैम, हमको तो बाद में ही क्लास चाहिए, तो उनकी फिर कल से वर्णमाला की क्लास होगी। ठीक है? जो वर्णमाला वाला हमारा हिंदी भाग का जो वो भाग 1 है, मतलब पार्ट 1 हमारा जो है सामान्य हिंदी का, वर्णमाला से लेकर और समास तक की जो क्लासेस हैं, वो फिर हमारी कल होंगी। ठीक है? ले जाओ इसको। हाँ, यही काफ़ी है, एक बार पूछ लेना, अगर कहीं और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ आना, क्या चाहिए क्या नहीं। चलिए, तो इस तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी बैच नंबर 5 जो है, वो कल वर्णमाला से शुरू होगा। तो हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है संक्षेपण, और संक्षेपण में शुरुआत करते हैं सबसे पहले। संक्षेपण हमारा किस-किस एग्ज़ाम में आता है? संक्षेपण हमारे एमपी के एग्ज़ाम में आता है, राजस्थान के किसी एग्ज़ाम में आता है, जैसे और भी जुडिशरी वगैरह है, उस सब में आता है, पीसीएस में आता है, जो पीसीएस हमारे होते हैं, उन एग्ज़ाम में आता है, और कभी-कभी हमारे जो अ, तो यहाँ पे हमारे छात्र कह रहे हैं कि मैम फेयरवेल पार्टी होगी आज तो, बैच नंबर 4 की। नहीं, आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज किसी वजह से जैसे आप लोग जानते ही हैं, इस समय मौसम थोड़ा-सा ख़राब चल रहा है, तो आज हमारे स्टाफ काफ़ी सारे एब्सेंट हैं, बीमार हैं, क्योंकि तो सारा काम आज मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी, मैं सिर्फ़ यहाँ पे पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद मैं फिर आप लोगों से जल्दी ही विदा लेना चाहूँगी। तो आप मेरे सामने होते तो फेयरवेल पार्टी मैं ज़रूर देती। लास्ट क्लास के दिन हम समोसे खाते हैं सब लोग मिलकर, तो पर आप लोग तो इतनी दूर हैं, अब मैं यहाँ से आप लोगों को कुरियर करवा दूँगी समोसे,
ठीक है, तो उससे आप हमारी फेयरवेल पार्टी हो जाएगी। और फेयरवेल पार्टी में फिर ये होता है कि बच्चे अगर यहाँ होते हैं सामने, तो वो अपना अनुभव शेयर करते हैं सामने आकर कि उनको कैसा लगा निधि एकेडमी में क्लास लेकर। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा निधि एकेडमी में क्लास लेकर। अगर आप कमेंट नहीं लिखना चाहते तो आप वीडियो बनाकर अपने मोबाइल से मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा हमारे साथ, ठीक है। और अगर आप जैसे ही मान लो आपको अगर अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव रहा है, तो जो हमारा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी यानी हिंदी एकेडमी, उस एप्लीकेशन का आप रिव्यू दे सकते हैं। आपको 5 स्टार देना है। देखो कई बार हमारे छात्र क्या सोचते हैं कि 5 स्टार मतलब एकदम से लो हो जाता है। कभी-कभी हमारे बहुत सारे छात्र 1 स्टार कहते हैं कि 1 स्टार दे देते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप बहुत बेहतर दिखाना चाहते हैं कि बहुत अच्छी कोचिंग है, तो बहुत अच्छे टीचर हैं, अगर ये दिखाना चाहते हैं तो आपको 5 स्टार देना चाहिए। 1 स्टार में ना एकदम से जो रेटिंग है वो गिर जाती है। 1 स्टार सबसे मतलब बेकार की चीज़ होती है कि सबसे बेकार। तो स्टार दे सकते हैं, आप रिव्यू दे सकते हैं। ये आप लोगों की तरफ से एक गुरुदक्षिणा है कि आप जैसे कहीं पे भी आपसे पूछा जाता है कि निधि एकेडमी को आप कितना स्टार देना चाहेंगे, तो आप 5 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये सब बातें बात की हैं, तो हम लोगों को संक्षेपण पढ़ना है। मैंने आपको बताया संक्षेपण कई सारी परीक्षाओं में आता है, कई सारी परीक्षाओं में। तो एक बार इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, जब हम बात करते हैं संक्षेपण शब्द की, तो संक्षेपण शब्द बना है संक्षेप से, ठीक है, संक्षेप से। और संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। क्या होता है? किसी चीज को छोटा कर देना, तो संक्षेप कहलाता है। तो हम संक्षेपण होता क्या है? संक्षेपण होता है कि कोई एक गद्यांश हमको दिया होता है और उस गद्यांश को हमें छोटा करके लिखना होता है। हम पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं और उसको छोटा करके लिखते हैं, तो ये हमारा संक्षेपण होता है। तो ये तो होता है हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम में। लेकिन आप कहेंगे कि मैम हमारा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हमें संक्षेपण की क्या आवश्यकता है? तो जैसे हमारे एमपीएसआई का एग्जाम होता है, उसमें संक्षेपण आता है। आपको ऐसे कोई पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ के नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा, उसका एक पंक्ति में सार बनाकर कि ये संक्षेपण आपको क्या सिखाता है, और वही आपको मतलब कि ये गद्यांश आपको क्या सिखाता है। और उन चारों में से कोई एक आपको चुनना होता है जो उसका मूल भाव लिए होता है। तो यही प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जिन छात्रों को सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो संक्षेपण के बारे में वो थोड़ी सी चीज़ ये जान लें कि जब वो कभी सब्जेक्टिव देते हैं, तो वहाँ पे संक्षेपण क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और साथ ही साथ जो छात्र हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, वो इसको इसलिए सीख लें क्योंकि उनकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है शब्द देकर कि मतलब संक्षेपण की विशेषताएं क्या हैं, संक्षेपण का नियम क्या है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनाकर दे दिया जाता है, तो इसलिए उन्हें भी इसके बारे में पढ़ना है। ये जो फ्रंट पे रखा है, हम यहाँ पे इसकी परिभाषा देखेंगे तो किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण के 2 प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से? तो पहला धारा प्रवाह संक्षेपण। देखो ये इसमें डबल आ लगा हुआ है, तो इसको ठीक कर लेना। धारा प्रवाह में यहाँ पे दिया है, एक कर लेना, ठीक है, काट लेना इसको। धारा प्रवाह संक्षेपण तथा सारणी संक्षेपण। तो धारा प्रवाह संक्षेपण क्या होता है? जो हम सब्जेक्टिव में एक तरफ से गद्यांश के जैसा लिखते हैं, उसको कहते हैं धारा प्रवाह संक्षेपण। और दूसरा आता है सारणी संक्षेपण। तो सारणी संक्षेपण होता है कि कई सारी चीज़ों की हम एक सारणी बनाते जाते हैं शॉर्ट लिख के, तो उसको सारणी संक्षेपण कहते हैं। तो 2 तरीके से संक्षेपण हमारा होता है। तो धारा प्रवाह संक्षेपण में मैंने बता ही दिया कि किसी चीज़ को एकदम से मतलब क्या करना है, गद्यांश को उसी को कैसे करते हैं, हम 1/3 में लिख देते हैं छोटा करके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संक्षेपण के नियम की, कि संक्षेपण का नियम क्या होता है, कैसे आपको इसे करना है। तो पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि सर्वप्रथम मूल गद्यांश को
ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना है। तो जैसे हम गद्यांश करते हैं और गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि संक्षेपण में भी हम कुछ इसी तरह से गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हमें उसके बारे में उसका सार समझना होता है कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि जब हमको पता है कि इतना बड़ा पैराग्राफ है और इस इतने बड़े पैराग्राफ को हमको 1/3 में लिखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई पैराग्राफ जैसे 100 शब्दों का है, तो इनको अगर आप लिखेंगे इसका संक्षेपण, तो 100 का 1/3 क्या होगा? 100 का 1/3 होगा 30 से 35 शब्दों के बीच का, है ना। तो 30 से 35 शब्दों के बीच का जो आपको लिखना है, तो वो आपको उतने शब्दों में उसका संक्षेपण लिखना है। तो अब यहाँ पे अब हमको पता है कि हमको तो लाइनें कम करनी पड़ेंगी। तो जब लाइनें कम करनी पड़ेंगी तो हम ये देखते हैं कि जो गद्यांश में महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण वाक्य हैं, हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें इनका प्रयोग करके अपनी भाषा में संक्षेपण को लिखना है। तो इतना बड़ा गद्यांश, तो हम उसमें से कुछ कुछ बातों को जो इम्पोर्टेंट हैं उनको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि हमको संक्षेपण लिखते समय ये चीज़ें क्या रहें, याद रहें, दिमाग में रहें कि हमें किन किन का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आता है कि आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। मतलब जब हमने उन पॉइंटों को रेखांकित कर लिया, अब उन चीज़ों को हमें अपनी भाषा में लिखना है कि जैसे हम किसी को बता रहे हों, उस तरह से हमको लिखना होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कि संक्षेपण में भाषा शैली अन्य पुरुष की होनी चाहिए। मतलब अन्य पुरुष की शैली का मतलब क्या है? हमें किसी थर्ड पर्सन के अनुसार लिखना है इसको। ऐसे मैं या तू या मैं या आप करके उसको नहीं लिखना। मैं मतलब उत्तम पुरुष और तू या आप मतलब मध्यम पुरुष। तो इन दोनों को छोड़कर, अब आप लोगों को पता ही है कि भाई मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। ये आप लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम में, मैंने पढ़ाया ही था, तो आप समझ ही गए होंगे। तो यानी आपको जब लिखना है तो लिखने की जो शैली है वो आपकी क्या होनी चाहिए? वो शैली होनी चाहिए थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के रूप में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इसके 3-4 नियम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद संक्षेपण की कुछ विशेषताएं आपको दिमाग में रखनी है, और वो विशेषताएं क्या क्या हैं? वो विशेषताएं कुछ ऐसे हैं कि जैसे संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। ये इसमें हमें ध्यान रखना है कि 1/3 होना चाहिए। मैंने बताया ही आपको कि अगर मान लो 300 शब्द का दिया है तो 100 शब्द में लिखना है आपको, उसको छोटा करके 1/3, ठीक है, 1/3। यदि संक्षेपण की शब्द संख्या निर्धारित हो तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहने का मतलब है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपको शब्द लिखकर दे दिया जाता है। जैसे बहुत सारे मेंस में आता है, मेंस में लिखे जाते हैं संक्षेपण। जो मेंस परीक्षाएं अधिकतर हमारी होती हैं उनमें संक्षेपण लिखा जाता है। वहाँ पे छात्र को देखना होता है कि पैराग्राफ के नीचे ना संख्या लिख देता है कि इसमें इतने सारे ये शब्द हैं। मान लो पैराग्राफ है 300 शब्द हैं, तो 300 अगर उसने लिख दिया तो आपको 100 शब्दों में उसका संक्षेपण लिखना है, सार छोटा करके लिखना है। तो अब वो आप कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे देखना है आपको, उसे पढ़ते हुए मूल भाव को, ठीक। इसके बाद संक्षेपण में व्याकरण संबंधित गलतियां नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने व्याकरण संबंधित गलती की ना, वर्तनी अशुद्धि की या वाक्य को गलत लिखा, तो आपके अंक कटेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैम अगर मान लो 100 अंक का मतलब 300 शब्द का अगर हमारा कोई गद्यांश दिया है और हमको उसका 100 शब्दों में उसका लिखना है, लेकिन हम जब पंक्ति लिख के जा रहे हैं तो हमारे 105 शब्द बन रहे हैं, तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? या ये गलत है? या ऐसा कह रहे हैं कि हमारे अगर 95 ही शब्द बन पा रहे हैं, वाक्य जहाँ खत्म हो रहा है, तो 5 शब्द इसमें कम रह जा रहे हैं, तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? तो ध्यान रखिए कि ये जो 10 से 12 यानी 10 से 12 शब्दों का जो कम ज़्यादा होता है, 10 से 12 शब्दों का कम ज़्यादा, 10 से 12 का मतलब क्या?
5-6 इधर शब्द, 5-6 उधर, ठीक है। 5-6 शब्द ज़्यादा, 5-6 शब्द कम। तो ये जो अंतर है बीच में कि मान लो अगर आपको एक संक्षेपण दिया है, उसमें अगर आपको 100 शब्द लिखने हैं, तो अगर आपके पास 100 शब्द ना हो के आपके पास कितने हैं, 95 हैं, ठीक है, तो आप 95 लिख सकते हैं, कम रह गए। या मान लो आपने एक सेंटेंस और बनाया और एक सेंटेंस बनाने में क्या कितने हो गए, 105 हो गए, तो फिर 105 भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये 100 को कहकर अगर आप 115 लिख रहे हैं या 120 लिख रहे हैं तो ये गलत है, ये ज़्यादा हो जाएगा। या यहाँ पे आप 85 तक ही लिख रहे हैं, इतना ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए ना, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर तीसरे की। व्याकरण की तो हमने बात कर ली। पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है कि संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषण आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब आपको अगर मान लो कोई गद्यांश दिया है और उस गद्यांश में रस, छंद, अलंकार, विशेषण जैसे जो तत्व हैं इनका प्रयोग अगर किया गया है, तो जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो आप इनको हटा सकते हैं। निकाल देंगे तो आपके जो शब्द हैं वो कम हो जाएंगे, तो इनका प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद नंबर 4 पॉइंट कहता है कि संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एक बात है, जैसे मान लो ऊपर पंक्ति में वही बात कही गई, फिर 2-3 पंक्ति के बाद फिर से वही बात आई है, तो ऐसे दोहराव वाली पंक्तियों को हटा देते हैं। मतलब एक बात को एक बार लिखते हैं, फिर दोबारा नहीं लिखते। नंबर 5 कह रहा है संक्षेपण में तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। मतलब जब हम किसी गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो दी हुई तिथियां हैं वो सेम टू सेम रहे, उसमें जो भी आंकड़ा दिया है वो भी सेम टू सेम रहे। संज्ञाएं मतलब अगर जो भी शब्द आए हैं संज्ञा के लिए, हम ऐसा नहीं है कि हम राम का मोहन कर देंगे, मोहन का सोहन कर देंगे, इस तरह से नहीं, हमें यथावत बनाए रखना है, ठीक है। और तथ्य, कोई भी अगर जानकारी दी है ऐसी तो वो भी हमें यथावत बनाए रखनी है, उसमें हम अपना विचार नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हमें बात याद रखनी है। नंबर पॉइंट नेक्स्ट 6 कहता है कि संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषाओं में प्रस्तुत होना चाहिए। तो यानी हमें यहाँ पर इतनी ये बात ध्यान रखनी है कि जो संक्षेपण है वो सीधी सरल भाषा हो, व्याकरण उसमें हो, व्याकरण से संबंधित चीज़ें हो, मतलब व्याकरण सही होना चाहिए, व्याकरण से संबंधित गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, इस तरह से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा संक्षेपण। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्टिव के लिए भी था। अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न किस तरह से आएंगे। तो वो हमको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और एक प्रश्न है, तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं, समझते हुए करते हैं। आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। अब ये देखो, ये संक्षेपण है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। अब इसका उत्तर यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें इन 4 ऑप्शन को पढ़ने से पहले हमें ये गद्यांश तो पढ़ना ही पड़ेगा इसका सार पाने के लिए। तो देखते हैं, हम यहाँ कहा है अंधकार में व्यक्ति भटक कर खो जाता है, वह असहाय हो जाता है, उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, इसलिए वह निराशा का शिकार हो जाता है। कुछ आत्मविश्वासी लोग अंधकार में भी प्रकाश की किरण लाने के लिए बेचैन रहते हैं। देखो, पहले हमें क्या कहा है, पहली पंक्तियों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अंधकार अगर होता है तो अंधकार में व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, भटक जाता है, ठीक है, बेसहारा हो जाता है, असहाय हो जाता है। फिर उसके साथ ही कहा है लेकिन कुछ आत्मविश्वासी लोग जो होते हैं वो प्रकाश की किरण लाना चाहते हैं, उनके अंदर इस तरह की चाहत होती है, उसकी बेचैनी हो जाती है। यह संघर्ष ही वास्तविक मानव की पहचान है। मतलब जो मानव है वो कभी हताश निराश नहीं होता। जो सच्चा मानव है वो हमेशा अंधकार में भी प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रयासरत रहता है। यानी क्या होता है, उसमें उत्साह होता है, वो आगे अपने आप को मोटिवेट करता है। इसका कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती है।
मतलब ये कहा है कि जो व्यक्ति अगर चुपचाप बैठ जाएगा तो भाई उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो संघर्ष करता है, बार बार जूझता रहता है परेशानियों से, तो एक दिन उसको सफलता जरूर मिल जाती है। चाहे उसे जुगनू की रोशनी मिले या दिए की, उसके मन में एक विश्वास जन्म लेता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी अपनी आंखों की रोशनी ही तेज हो जाती है। देखो यहाँ पे जो कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की इच्छा होती है ना, जो संघर्ष करता रहता है, उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे आया है कि कभी उसको चाहे जुगनू की रोशनी मिले, छोटी छोटी टिमटिमाती हुई, या उसे कोई दिया मिल जाए। ये दिए है ना, तो दिए को ऐसे लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, दिए की, ठीक है। या उसके मन में विश्वास एक जन्म लेता है, जो क्या करता है, उसकी आंखों की ही रोशनी तेज कर देता है और उसे दिखाई देने लग जाता है, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाता है, इसलिए उसे रात के घने अंधेरे में भी दिखने लगता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अंधकार में, यानी जब उसे लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी उसे कोई ना कोई आशा की किरण नजर आ जाती है। ये ही लोग समाज की आशा बनते हैं। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे कितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं, हमेशा उसमें लड़ते हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं, तो ऐसे ही लोग समाज का सहारा बनते हैं। मतलब उनसे मोटिवेट होकर, उनसे इंस्पायर होकर और भी लोग संघर्ष करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इस पंक्ति में ये सारी चीज़ें आई हैं, इतनी सारी बातें, तो इसमें एक हमारे अंदर सार क्या निकला कि जो सारी पंक्ति है ये हमको क्या सिखाना चाहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है, पहला ऑप्शन है श्रम का महत्व, दूसरा ऑप्शन है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, तीसरा ऑप्शन है सब दिन रहत न एक समान, चौथा ऑप्शन है नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर जो ये दिया है, इसका सार क्या हो सकता है इन चारों में से? तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आप लोगों का हो सकता है इन चारों में से? फटाफट से आप लोगों को बताना है, जल्दी से क्या आंसर आप देना चाहेंगे? जल्दी से बताइए फटाफट। कुछ छात्र इसका आंसर ए दे रहे हैं। देखो लगभग ऐसे ही ए ही बता रहे हैं। याद रखो इसमें श्रम की बात कहाँ करी गई है, श्रम की बात इसमें कहाँ कही गई है जो आपने इसका श्रम का महत्व दिया है? श्रम की तो बात कही नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें बात कही गई है कि अपने आप को कभी भी अंधकार में नहीं ले जाना, अपने आप को कहाँ ले जाना है? प्रकाश की ओर ले जाना है, अपने आप को हमेशा उम्मीद की ओर ले जाना है, अपने आप को हमेशा कर्म की ओर ले जाना है, कभी हताश निराश होके नहीं बैठना। तो ये तो होगा ही नहीं, ये कट जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे मजहब नहीं सिखाता, तो मजहब वाली बात तो इसमें है ही नहीं, ये भी कट जाएगा। सब दिन रहत न एक समान, ऐसे कहीं हमसे कहीं इसमें कोई बात नहीं कही गई कि किसी दिन अच्छा है किसी दिन बुरा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो ये भी कट जाएगा। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, नर हो न निराश करो मन को। पहले ही बोला है यहाँ पे कि आप मनुष्य हो, आपको निराश नहीं करना चाहिए अपना मन। क्या करना चाहिए? कुछ काम करो कुछ काम करो, मतलब आपको क्या करना है? अपने आप को उम्मीद की तरफ ले जाना है, आशा की तरफ ले जाना है। तो समझ गए ना? तो जिन भी छात्रों ने ए लिखा है तो उनकी तो गड़बड़ हो गया, क्लास ये क्या हो गया, पॉइंट खराब हो गया है ना। तो सीखना है, समझना है। अब इसके बाद देखिए नंबर 2 बताइए फिर। चलिए कोई बात नहीं, हम और प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 2 बताइए जल्दी से फटाफट से। प्रश्न संख्या 2 में आप बताइए, निम्न वाक्यों का संक्षेपण कीजिए। निम्न वाक्यों का संक्षेपण करना है। अब नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ये छोटा सा ही है हमारा यहाँ पर,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसके प्रश्न दिए हुए हैं, तो प्रश्न बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। पंक्ति क्या दे रखी है कि किसी के शरीर के अंग, उसका रंग रूप अथवा किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव नहीं बदला जा सकता। हजार उपाय करें, यदि कोई असर होगा तो भी अस्थायी होगा। अब देखो यहाँ पर ये पंक्तियां क्या कहना चाहती हैं। ये पंक्ति कहना चाहती है कि कभी किसी का मूल नहीं बदला जा सकता। जो इंसान जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा, उसे हम नहीं बदल सकते। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम उसे नहीं बदल सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कहा है कि वो चाहे हम कुछ भी प्रयास कर लें। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया है हमारे सामने, का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो कह रहा है कि क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दूसरे का क्या आंसर होगा, क्या लगता है आपको, जल्दी से दूसरे का क्या आंसर होगा। दूसरे का आंसर क्या आप कहेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपकी कमेंट थोड़ी सी धीमी आ रही हैं, शायद आप लोगों तक मेरी जो बात है वो काफ़ी देर में पहुँच रही है, इस वजह से आपकी कमेंट्स धीरे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ज़्यादा देर मुझे रुकना पड़ रहा है। देखो जब आप इसे देखोगे तो आपको पता है, जब आपने पंक्ति पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि इसका अर्थ क्या हो रहा है कि किसी का मूल परिवर्तित नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देखेंगे कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ऐसी वर्षा का क्या फायदा जब कृषि सूख जाए, तो इसमें तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा है कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाए। तो ये कह रही है पंक्ति कि जो कोयल है जैसे वो काली है, चाहे उस पर सौमन साबुन लगा दो वो काली की काली रहेगी। तो कहने का मतलब वो उसका मूल है, जैसा मूल है वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। तो इसलिए इसमें जो उत्तर हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए, आंसर बी। और जो छात्र हमारा इसका आंसर डी दे रहे हैं लास्ट में, वो ध्यान रखें जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करें, है ना। फिर से पंक्ति को पढ़ें, उसका सार समझें, उसका भाव समझें और फिर इसको जानने की कोशिश करें। इसलिए ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल किसी भी चीज़ में। चलो इसके बाद मान लो अब हम यहाँ पे जो ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रश्न है, इसको करके देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो जल्दी से बताना है। प्रश्न संख्या 3 ये दिया है, निम्न पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए, यहाँ पे हमें संक्षेप करना है इनका। अब देखिए पंक्ति क्या कह रही है कि मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरी संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यहाँ पे अब लेखक कहता है कि इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे गुण होंगे। जैसे लोगों के आसपास हम रहेंगे वैसे ही हमारे अंदर विचार आचार आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तैते पाव पसारिए जैसी लावी सौर, या सत्संगति, या जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, बताइए जल्दी से क्या आंसर आप लोगों का इसमें होगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आपको बताना है फटाफट से। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, क्लास हमारी लेट आ रही है, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो आप लोगों के अब आंसर का क्या इंतज़ार करूँ।
आपको ध्यान रखना है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी से संबंधित, इसलिए इसे काट दो, ये कट जाएगा। तैते पाँव पसारिए जैसी लावी सोर, इसका मतलब ये है कि उतने लंबे पैर ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी आपकी चादर, मतलब जितनी आपकी गुंजाइश उतना ही खर्चा करना चाहिए, इसका भाव इसमें आता है। तो ऐसी तो कोई यहाँ पे बात नहीं कही है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सत्संगति, या फिर दूसरे ऑप्शन में दिया है जैसी संगति में बैठिए तैसो ही फलदीन। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा सटीक है, सत्संगति एक शब्द हो जाता है, और क्योंकि हमको संक्षेपण देना है, संक्षेपण करना है, तो हमें 1/3 के हिसाब से लेना होगा इसमें। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ये आ जाता है, जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा, या वैसा ही फल हम देने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कुल मिला के बात समझ में आती है। इसी तरह से आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ, इसके आंसर्स इस तरह से, तो ये सभी आपको करने हैं। अब इसके अलावा ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, तो इनको आप करिएगा, अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करिएगा। अब इसके अलावा आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, जैसा मैं एक देने वाली हूँ। इसको क्या करना है, जैसे देखो प्रश्न हमारा आ गया, प्रश्न संख्या 17। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि संक्षेपण के नियम, उसकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें ये भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो देखिए यहाँ दिया है, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अतिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य आदि को परिवर्तित करना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चारों एक जैसे दिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैसे करें कैसे करें। तो इसको करने का तरीका है, जो नहीं होना है उसको काट दो। ठीक है, जो नहीं होना है उसको काट दो। तो जैसे मान लो हम सबसे पहले पे देखेंगे, यहाँ पे दिया अतिथियों, तो अतिथियों थोड़ी ना होता है भाई, ये तो गलत हो गया। तिथि होती है ना, तिथि, अतिथि थोड़ी ना होगा, तो कट गया, ये तो हमारा कट गया पहला ए। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए, ये हमको सही लग रहा है। अभी हम यहाँ पे आते हैं दूसरे पे, तीसरे पे, ये कहता है तिथियों, आंकड़ों, संज्ञा और तथ्य आदि को परिवर्तित करना चाहिए, तो परिवर्तित नहीं करेंगे, तो ये इसलिए कट गया, तो ये भी हमारे से कट गया तीसरा। अब हम चौथे पे आते हैं कि तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तो ये जो हमारा डी है और जो हमारा बी है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अब इसमें अंतर देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिया, तो भाई जब हम शैली बदलते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो क्रियाएं तो बदलती हैं। तो जब हमें अन्य पुरुष में लिखना है तो क्रियाओं में तो परिवर्तन हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि क्रिया आई है तो इसलिए ये भी कट जाएगा। तो ये भी कट गया, तो हमारे पास बचा ऑप्शन क्या, हमारा बी। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आई ना, तो आप ऐसे ही यहाँ पर बना सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, तो आप लोग सीख गए। तो इस तरह से हम जो हमारे संक्षेपण हैं हम उनको करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फिर से बताती हूँ, यानी संक्षेपण अब हमारा ख़त्म होता है। इसमें और भी प्रश्न उत्तर ऐसे ही दिए हुए हैं, उनको आप अभ्यास कर लीजिएगा। अगर किसी को नहीं कोई बात समझ में आती है तो वही जो ऑफिस पे नंबर है उस नंबर पे कॉल करके आप कहिएगा कि मैं बैच नंबर इतने से हूँ, मेरा डाउट है, मैम से बात करा दीजिए। अगर मैं फ्री होंगी उस समय तो छात्र यहाँ पे जो हमारे स्टाफ हैं वो आप लोगों की बात ज़रूर करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हालांकि मैं आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर देना चाह रही थी आप सभी लोगों को, लेकिन वो नंबर परचेज़ नहीं हो पाया। बिल्कुल न्यू मैं बनाना चाह रही थी, ताकि मैंने ये सोचा था कि क्लास के लास्ट में, जब हमारी क्लास लास्ट होगी तो उस समय मैं अपने छात्रों को अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, ताकि उनके जो भी फिर इक्का दुक्का डाउट बचते हैं बाद में तो वो वहाँ पे कर लें। तो इस तरह से मैं लास्ट क्लास में देना चाहती थी, बट कुछ
परेशानियों के कारण से मैं नहीं दे पाई। तो आप लोगों को वो नंबर कैसे मिलेगा, वो आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा, उसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचवा दूंगी, जब 2-4 दिन में जैसे भी हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी छोटी सी, उसमें लिखा रहेगा मैम का नया व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ मैं आपको दे दूंगी। इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा आपकी क्लास के साथ ही, तो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम यहाँ पर हाँ, मैं बिल्कुल दूंगी अपना व्हाट्सअप नंबर, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे ही आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नया नंबर लेना चाह रही हूँ, ताकि वो मेरे अपने ही छात्रों के पास रहे, जो पेड क्लासेस लेते हैं उन्हीं छात्रों के पास रहे, तो उन छात्रों के लिए दूंगी। तो चिंता ना करिए बिल्कुल भी, मैं वही करूँगी जिससे मैंने आपको बताया कि मैं नया बैच जैसे ही नया नंबर मैं लूँगी, नया नंबर लेने के साथ ही मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिपिंग आपको दे दूंगी कि न्यू नंबर कौन सा है, तो वहाँ पे आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए आज फिर हम इतना ही करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, बैच नंबर 4 की आज अंतिम क्लासेस हैं, बैच नंबर 4 हमारा समाप्त हो चुका है, तो वो लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। और बैच नंबर 5 के जो छात्र हैं उनकी क्लासेस जो है, उनके क्लासेस में हमारा जो बैच है, मतलब कल से जो क्लास होगी वो वर्णमाला से क्लास होगी, यानी उनकी अभी 20 से 21 क्लासेस और बची हुई हैं। 20-21 क्लास के बाद उनका भी बैच समाप्त हो जाएगा। हालांकि उनके पास क्लासेस पहले से ही पड़ी हुई हैं, जो नीचे लिखा हुआ है सामान्य हिंदी भाग 1, उसमें वो 20-21 क्लासेस पूरी पड़ी हुई हैं, वर्णमाला से लेके शब्दावली के तक वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बैच 5 नंबर बैच भी। लेकिन फिर भी आप लोग क्रम से चाहते हैं कि नहीं अल्टरनेटिव डेज पे दे दीजिए मैम, हम 3 बजे ही पढ़ते हैं, ये टाइम हमारे लिए सूटेबल है, तो फिर वो छात्र यहाँ पे उसी क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।